नादरीन, जो मैं अब आपको खबर देने वाला हूं, इसने एक्चुअली आकर रख दिया। भूमध्य सागर में अपने आप को राजा समझने वाले तुर्की ने भारत से पंगा लेकर बहुत बड़ी भूल कर दी है। कोई खौफ है? ऐसा क्या है कि टांगे कांप रही हैं? आखिर क्यों अचानक सहाफियों की जरूरत पड़ गई है? भारत का मकसद साफ था, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों पर अपने अधिकार और स्वतंत्रता को बनाए रखना। लेकिन तुर्की को यह रास नहीं आया। उसने सोचा कि भूमध्य नाशा सागर उसका निजी इलाका है, जैसे उसकी जागीर हो। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन को यकीन था कि कोई भी देश उनकी अनुमति के बिना यहां कदम नहीं रख सकता। लेकिन भारत ने दिखा दिया कि 21वीं सदी का भारत किसी से डरने वाला नहीं है। भारत ने साफ साफ कह दिया कि भूमध्य सागर किसी का बाप दादा की जागीर नहीं, बल्कि एक इंटरनेशनल वाटरवे है। इस बयान ने तुर्की की नींव हिला दी। दरअसल भारत के त्रिकंड जो युद्धपोत है उसको घेरने की कोशिश करते हुए तुर्की की तरफ से भारत को धमकी दी गई कि 18 घंटे का अल्टीमेटम है, इसको हटा लीजिए वरना अंजाम खतरनाक होंगे। अब भारत ने क्या किया? भारत ने अपनी एक रणनीति से न सिर्फ तुर्की को करारा जवाब दिया, बल्कि सऊदी अरब की भी टेंशन बढ़ा दी। ये है कि 1970 तक इंडिया के बारे में ये कहा जाता था कि इकोनॉमिक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो है, कांग्रेस की हुकूमत कर रही थी, वन आफ्टर द अदर दे वर विनिंग द इलेक्शंस, वन पार्टी रूल था एक किस्म का। इमरजेंसी भी लगा दी जब पहली दफ़ा चैलेंज आया इंदिरा गांधी ने इन द लेट 60s। तो मगर जब वहाँ का जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो 2% से ऊपर नहीं थी, इसलिए वो उनको कहा जाता है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। हमारे यहाँ कहते थे कि ये तो बड़ी डायनामिक ग्रोथ कंट्री है। इंडिया के बारे में ये अंटिल 1970 यही था कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। उसके बड़े रीजंस हैं, वो किसी वक्त डिस्कस किया जा सकता है कि व्हाई वाज इट 2% रेट ऑफ ग्रोथ। उनका जो इकोनॉमिक मॉडल था दैट वाज द सोवियत यूनियन मॉडल ऑफ अ कमांड इकोनॉमी। उन्होंने इम्पोर्ट शोर्ट्स और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बंद किए हुए थे, अपना सारा कुछ करना चाह रहे थे, जिसकी वजह से हैवी इंडस्ट्री लगा रहे थे। और हैवी इंडस्ट्री की जो जेस्टेशन पीरियड होता है वो बड़ा लंबा चौड़ा होता है। हमारे यहाँ कोई हैवी इंडस्ट्री नहीं मिली, हमें बाहर से पैसे मिल रहे थे, हम इंपोर्ट्स करके इंपोर्ट डिपेंडेंट हो गए। उन्होंने इंपोर्ट डिपेंडेंसी नहीं की, उन्होंने कहा हम अपने पाँव पे खड़े होंगे। उन्होंने पहले 20-30 साल जो है वो अपने पाँव पे खड़े होने में लगा दिए, जिसकी वजह से उनकी रेट ऑफ ग्रोथ जो था वो स्लो था। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। दोस्तों, अब तक भारत और तुर्की के बीच भूमध्य सागर में चल रही जंग अब पूरी तरह त्रिपक्षीय अखाड़ा बन चुकी है। हाँ, आपने सही सुना। तुर्की जो पहले सोचता था कि यह सागर उसका है, अब दबाव में है। और दूसरी तरफ भारत ने साफ साफ कह दिया भूमध्य सागर किसी की बपौती नहीं है, यह एक इंटरनेशनल वाटरवे है और इस पर सभी का बराबर हक है। लेकिन अब इसमें तीसरा पक्ष आ गया है, नाटो। जी हां, वही मिलिट्री गठबंधन जिसे दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेना माना जाता है, और इसने भी भूमध्य सागर में एंट्री कर ली है। पूरा मामला अब सिर्फ सागर तक सीमित नहीं रहा, अब यह वैश्विक बन चुका है। दरअसल तुर्की ने नाटो से मदद मांगी। उसने कहा जल्दी सेना भेजो, भारत आ गया है, खतरा है। लेकिन दोस्तों, जो प्लान तुर्की ने बनाया था वह सिर से पैर तक फेल हो गया। नाटो ने साफ कहा भारत ने कोई गलती नहीं की, भारत ने कोई वार नहीं किया, कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं तोड़ा। अब आप सोच रहे होंगे तो भारत ने क्या किया? भारत ने तुर्की के ड्रोन सिस्टम और सप्लाई चेन को ब्लॉक किया। तुर्की के यूएवी हाइवा में लटक गए, सिस्टम आउट ऑफ कंट्रोल, और नाटो ने तुर्की को ही उल्टा फेल बता दिया। चौतरफा युद्धपोतों की स्थिति देखिए। भारत के आईएस विक्रांत, आईएस त्रिकंद और लगभग 5 अन्य युद्धपोत भूमध्य सागर में हैं। वहीं तुर्की के 22 युद्धपोत पहले से गश्त पर थे, लेकिन नाटो की एंट्री ने पूरा मामला पलट दिया। तुर्की अब घबरा गया है, वह अमेरिका के पास भागा जा रहा है, नाटो से नाराज है और कह रहा है हम संघर्ष नहीं चाहते। लेकिन भारत ने शर्तें वही रखी हैं जो वह चाहेगा। और सुनिए, इस पूरे मामले में सऊदी अरब, ईरान और इराक भी तुर्की का साथ नहीं दे रहे। रूस और इजराइल भी नजर रखे हुए हैं। अगर इनके युद्धपोत उतरते हैं तो तुर्की के लिए हालात और भी गंभीर हो जाएंगे। दोस्तों, तुर्की की परेशानी अब सिर पर चढ़ चुकी है। नाटो ने साफ कर दिया कि तुर्की का साथ नहीं होगा और भारत के कदम पूरी तरह वैध और स्ट्रेटेजिक हैं। लेकिन तुर्की हिम्मत नहीं हार रहा। उसने यूएन में कूद लगाई, 18 देशों का संगठन बनाया जिनमें अधिकांश मुस्लिम देश हैं, ताकि भारत की स्थायी सदस्यता को रोका जा सके। लेकिन सुनिए, इस बार तुर्की अकेला पड़ गया। सऊदी अरब, ईरान, इराक ने साफ कह दिया तुर्की की बात में हमारा कोई लेना देना नहीं।
और वहीं भारत के साथ इजराइल खड़ा है। रूस ने भी चेतावनी दे दी कि अगर तुर्की कोई भी कदम उठाए तो रूस भूमध्य सागर में अपनी सबसे घातक ताकत उतार देगा। दोस्तों, अब सवाल यह है, तुर्की क्या करेगा? अमेरिका से मदद की गुहार कर रहा है, लेकिन अमेरिका भी इस खेल में सीधे नहीं कूद सकता। भूमध्य सागर में किसी देश की दादागिरी नहीं चल सकती। यहां से दुनिया का बड़ा व्यापार गुजरता है, सुएज नहर के रास्ते से। तुर्की ने सोचा था कि नाटो के साथ मिलकर भारत को दबा देगा, लेकिन अब सारा प्लान पलट गया। 1970 में उन्होंने, मनमोहन सिंह साहब उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो मनमोहन सिंह साहब ने देखा कि पाकिस्तान के अंदर 1990 के, नॉट 70, माजूर चाहता हूँ, 1990 में इंडिया ने फिर सोचा कि अब हम भी कुछ करें। उन्होंने देखा नवाज शरीफ का मॉडल क्या है। नवाज शरीफ वाज फॉर प्राइवेटाइजेशन। मनमोहन सिंह ने फिर ये 1990 में 91 में प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी शुरू की और अबाउट टर्न किया, और वहाँ से फिर इंडिया का रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो बढ़ना शुरू हुआ। इम्पोर्ट्स जो हैं वो आने शुरू हुए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर शुरू हो गए, मार्केट बढ़नी शुरू हो गई, एक्सपोर्ट इकॉनमी बढ़नी शुरू हो गई, एंड सो ऑन। वो अपने पाँव पे खड़े हो चुके थे, इसलिए उन्हें कोई फिक्र नहीं था। भारत ने केवल रणनीति अपनाई, वॉर नहीं छेड़ा, लेकिन सिस्टम ब्लॉक और सप्लाई चेन कट कर दी। नाटो, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, सभी ने तुर्की को उल्टा झटका दे दिया। दोस्तों, यह सिर्फ जंग नहीं, यह वैश्विक सिग्नल है। भारत ने दिखा दिया कि जो अंतर्राष्ट्रीय कानून और व्यापारिक मार्ग हैं उनका सम्मान करेगा, लेकिन अपनी सुरक्षा और अधिकारों पर समझौता नहीं करेगा। अब ध्यान देने वाली बात, तुर्की की एंट्री यूएन में और अमेरिका के पास अब भी चल रही है, लेकिन भारत का रुख स्पष्ट है। बातचीत तभी होगी जब भारत चाहेगा, शर्तें वही होंगी जो भारत तय करेगा। तो दोस्तों, ये लड़ाई अब केवल सागर की नहीं, बल्कि राजनीतिक और वैश्विक ताकतों की जंग बन चुकी है, और भारत ने एक बार फिर स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक खेला है। दोस्तों, अब मामला और भी गंभीर हो गया है। तुर्की, जो पहले खुद को मजबूत समझ रहा था, अब पूरी तरह दबाव में है। नाटो ने साफ कर दिया कि तुर्की का समर्थन नहीं होगा, और भारत का रुख पूरी तरह मजबूत है। लेकिन यहां एक नया ट्विस्ट है, रूस और इजराइल की एंट्री। हां दोस्तों, रूस ने चेतावनी दे दी है कि अगर तुर्की कोई भी कदम उठाएगा तो भूमध्य सागर में उसकी सबसे घातक नौसेना Su-57 युद्धपोत उतरने को तैयार है। वहीं इजराइल भी भारत के साथ खड़ा है, और दोनों देशों की ताकत अब तुर्की के लिए भयंकर चुनौती बनने वाली है। तुर्की अब अमेरिका की तरफ देख रहा है, मदद की गुहार लगा रहा है, लेकिन अमेरिका भी सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकता। भूमध्य सागर का भूगोल और व्यापारिक रास्ते इस बार भारत के पक्ष में हैं। सुएज नहर से गुजरने वाला व्यापार और रणनीतिक स्थिति भारत को फायदा दे रही है। दोस्तों, तुर्की की रणनीति अब पूरी तरह फेल हो चुकी है। उसने सोचा था कि नाटो के समर्थन से भारत को दबा देगा, लेकिन भारत ने सिर्फ सिस्टम ब्लॉक और सप्लाई चेन कटकर बिना कोई इंटरनेशनल कानून तोड़े पूरी स्थिति अपने पक्ष में कर ली। और अब तुर्की का अगला कदम क्या होगा? क्या वह अमेरिका से मदद ले पाएगा, या रूस और इजराइल की ताकत के आगे झुक जाएगा?